तो अगर दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सुल्तान जो होते थे वो अपने अपने आप को बोलते थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैलिफ्स। तो सुल्तान को अपने रिप्रेजेंटेटिव कैलिफ्स बोलते थे, तो भी इनके कॉइन्स पे सुल्तान्स के नाम लिखे जाते थे, ऐसे कैलिफ्स के नाम लिखे जाते थे। और खुतबा मतलब जो प्रेयर होती थी उसके उसमें भी सुल्तान का नाम, भगवान के नाम, कैलिफ के नाम के बाद इनका सुल्तान का नाम लिया जाता था। एंड बलबन, बलबन ने तो अपने आप को क्या बोला था, शैडो ऑफ द गॉड। बलबन ने अपने आप को शैडो ऑफ द गॉड, डिवाइन ओरिजिनलिटी, इस टाइप के वर्ड्स दिए कि शैडो ऑफ द गॉड, डिवाइन ओरिजिनलिटी किसने दिया, बलबन ने। फिर इन्होंने मंसूर ले लिया था लेटर ऑफ परमिशन कि हाँ हम सुल्तान इंडिया के। लेटर ऑफ परमिशन कहाँ से लिया था, कैलिफ से लिया था। किस किसने, एक इल्तुतमिश ने लिया था सबसे पहले लेटर परमिशन की, रिलीजियसली कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता हमारा रूलर, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। तो इन्होंने लेटर ऑफ परमिशन लिखी थी, किससे ली थी, मंसूर लिया था कैलिफ से, कि जो दिल्ली का सुल्तान है वो हम है। तो इस तरीके से परमिशन ले ली थी, तो रिलीजियस वे में कोई भी अब चैलेंज नहीं कर सकता था। सुल्तान सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता था एंड अल्टीमेट अथॉरिटी थी मिलिट्री के सुल्तान के पास होती थी। तो इनको बोलते थे कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। तो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी कोई अलग से पोजीशन नहीं थी, सुल्तान को ही बोलते थे कमांडर इन चीफ ऑफ मिलिट्री। कमांडर इन चीफ ऑफ मिलिट्री कौन होता था, खुद राजा होते थे, खुद जो सुल्तान होते थे। फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, तो ग्रेटेस्ट पोइट उस टाइम कौन थे, ग्रेटेस्ट पोइट पोस्ट थी उस टाइम नायब की। अगर राजा कहीं लड़ने जा रहा था उस टाइम कौन पूरा राजमहल संभालेगा, तो सुल्तान की सारी पावर फिर एंजॉय करता था नायब। और फिर जुडिशियल मैटर के लिए कौन देखता था, तो ये थे चीफ काजी, ये शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम करते थे कि शरिया लॉ सही से फॉलो हो, तो इसके लिए देखते थे काम चीफ काजी। तो जुडिशियल मैटर में सबसे हाईएस्ट पोजीशन थी चीफ काजी की, तो शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट कराते थे। हिंदूज को कौन गवर्न करता था, हिंदूज अपने पर्सनल लॉ के द्वारा गवर्न होते थे, और इसके लिए जो भी केसेस होते थे विलेज पंचायत इसको देखती थी। तो कुछ डिपार्टमेंट होते थे, उनके कुछ हेड होते थे, उनके कुछ काम होते थे। जैसे डिपार्टमेंट है दीवाने वजारत, तो इसका हेड होता था वजीर, एंड ये किसका काम देखता था, फाइनेंस का काम देखता था दीवानी वजारत। फिर दीवाने अरीज, इसका था अरीज ममलिक, तो ये जैसे सोल्जर्स को रिक्रूट करना, मिलिट्री डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेट करना, तो ये सब था दीवाने अरीज, इसका हेड था अरीज ममलिक। फिर दीवानी रसालत, इसका हेड होता था सदर उद सुदार, तो इसका हेड होता था सदर उद सुदुर, तो सदर उद सुदुर दीवानी रसालत। तो क्या करता था, रिलीजियस अफेयर्स को देखने का काम था इसका, दीवानी रसालत का रिलीजियस अफेयर्स एंड मॉस्क को ग्रांट्स देना, तो ये सब किसका काम था, फॉरेन अफेयर्स को मेंटेन करना, दीवाने रसालत सदर उद सुदुर। फिर दीवाने इंशा, तो ये करस्पॉन्डेंट प्रोवाइड करता था, सुल्तान एंड ऑफिशियल्स के बीच में जो बातें होती थी वो प्रोवाइड करता था, करस्पॉन्डेंस प्रोवाइड करता था दीवाने इंशा। तो सुल्तान एंड ऑफिशियल्स डायरेक्ट तो बात नहीं करेंगे, तो डिपार्टमेंट था इसके लिए, सुल्तान एंड ऑफिशियल के बीच में बात कराने के लिए, तो ये था दीवाने इंशा। दीवाने बंदगान, तो जैसे ये किसने स्टार्ट किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके पास इतने स्लेव्स थे, कारखानाज में एम्प्लॉय करता था, तो वहां पे स्लेव्स को देखने के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने बंदगान। फिर दीवाने खैरात, खैरात ये चैरिटी के लिए डिपार्टमेंट था, दीवाने खैरात चैरिटी करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट था, ये था दीवाने खैरात। इकतास जो प्रोविंसेस होते थे उनको बोलते थे इकतास। तो इकतास सिस्टम को हेरिडेटरी किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, जैसे नोबल्स काफी खुश हो गए थे। एंड इकतास क्या करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, लॉ एंड ऑर्डर एंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो रेवेन्यू उस जगह कलेक्ट करते थे और सोल्जर्स भेजते थे जब जरूरी होती थी। तो 3 काम थे इकतास के, एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, सोल्जर्स भेजना जब जरूरत हो। फिर ये जो इकता थे एंड टेकम अंडर द चार्ज ऑफ द गवर्नर, तो इकतास फिर गवर्नर रख दिए, कई जगह नहीं रखे, कई जगह रखे, तो इन गवर्नर्स को बोलते थे मुफ्तीस और वालिस। तो गवर्नर्स का नाम क्या था, मुफ्तीस या वालिस, तो गवर्नर को बोलते थे मुफ्तीस या वालिस। फिर शिक्स, तो डिस्ट्रिक्ट्स जो इकता के अंदर, अब इकता इतना बड़ा है, इकता को सब डिवाइड करते थे, जैसे ये इकतास है बहुत सारे, अब एक इकतास के अंदर बहुत सारे होंगे शिक्स, एक इकता के अंदर बहुत सारे शिक्स होंगे, तो ये पूरा एक इकता है, एक इकता के अंदर काफी ज्यादा शिक्स हैं। इसको कौन हेड करता था, शिकदार। एंड तहसील लेवल को बोलते थे परगना। परगना क्या होता था, शिक्स के अंदर भी यूनिट होती थी, उसमें बहुत सारे विलेजेस होते थे, तो शिक्स, अगर सपोज ये एक शिक है, इसको बड़ा करें तो इसके अंदर भी काफी यूनिट होंगे, तो काफी ज्यादा विलेजेस को मिला के बनता था एक परगना, तो नंबर ऑफ द विलेज परगना। एंड इसको हेड कौन करता था, अमील्स, तो परगना को हेड करता था अमील्स। और विलेज हेडमैन, और विलेज अगर परगना के अंदर भी बहुत सारे विलेज है, तो परगना के अंदर क्या विलेज, तो विलेज के हेडमैन को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे मुकद्दम और चौधरी। तो विलेज हेडमैन को बोलते थे मुकद्दम और चौधरी।
और विलेज अकाउंटेंट जो अकाउंटेंसी का काम करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, उसको बोलते थे पटवारी। तो विलेज अकाउंटेंट को क्या बोलते थे? पटवारी। आज भी ये टर्म यूज होता है, पटवारी। तो लैंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था। इक्तादारी, इक्तादारी में क्या होता था? ऑफिशियल को एज ए पेमेंट दिया जाता था। इक्तादारी को अलग से कोई सैलरी नहीं मिलती थी। मनसबदारी अलग था। मनसबदारी एक मनसब दिया जाता था, मनसबदारी में सैलरी दे दिया थी, फिक्स सैलरी दी जाती थी। लेकिन इक्तादारी में क्या होता था? उसी लैंड से उन्हें पैसे भी कलेक्ट करने हैं, सोल्जर्स भी मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उसी लैंड में पैसे भी देने हैं सुल्तान को, एंड सोल्जर्स भी पहुंचाने जब जरूरत पड़े। तो इक्ता लैंड में कोई अलग से सैलरी नहीं मिलती थी, खालिसा सिर्फ लैंड मिलता था। खालिसा लैंड होता था जो सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में होता था। तो खालिसा लैंड सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में होता था। फिर होता था इनाम लैंड। तो रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जो लैंड दिया जाता था उसे बोलते थे इनाम लैंड। तो काफी टाइप के टैक्स थे। एक थे खराज, खराज लगता था लैंड और एग्रीकल्चर पे। तो खराज जो टैक्स लगता था लैंड और एग्रीकल्चर टैक्स को बोलते थे खराज। फिर होता था खुम्स, जो वॉर के लूट होती थी, वॉर स्पॉइल से वॉर में जो लूट के लेके आते थे वो आता था। तो इसमें जो 20% होता था वो सुल्तान के पास जाता था। 80% जिन्होंने लूटा है उनको जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया, 80% सुल्तान को दिया एंड 20% लूटने वाले को दिया। एंड 20% जो लूटने वाले, अलाउद्दीन खिलजी ने 80% क्यों किया? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था? कैश में पेमेंट करता था एंड रेगुलर सैलरी प्रोवाइड करता था ये अलाउद्दीन खिलजी। तो इसे बोलते थे खुम्स। तो खुम्स बोलते थे, खुम्स। वार स्पॉइल्स एंड लूट को खुम्स बोलते थे। फिर इसने जजिया टैक्स इंट्रोड्यूस किया। जजिया टैक्स क्या था? कि जब प्रोटेक्शन टैक्स था एक तरीके का नॉन मुस्लिम पे। नॉन मुस्लिम जैसे 2 नॉन मुस्लिम अगर लड़ाई कर ले, लाइक 2 हिंदू से लड़ाई कर ले, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये टैक्स लगता था, जिजिया टैक्स। एंड ब्राह्मण्स को एग्जेम्प्ट किया था ज्यादातर, लेकिन नॉन मुस्लिम्स पे लगता था ये जिजिया टैक्स। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने तो ब्राह्मण्स पे भी जिजिया लगा दिया था। तो नॉन मुस्लिम्स लगाता था। एंड अगर कोई 2 मुस्लिम लड़े तो उनको बचाना तो ये राजा की धार्मिक जिम्मेदारी, लेकिन हिंदू को बचाने के लिए ये जिजिया टैक्स लगता था। बोलते थे प्रोटेक्शन टैक्स। तो जिजिया टैक्स को बोलते थे प्रोटेक्शन टैक्स। फिर जकत, चैरिटी टैक्स, ये सिर्फ मुस्लिम पे लगता था। तो अपनी सैलरी का कुछ अराउंड 10% इनको देना पड़ता है जकात में। तो ये दीवानी खैरात में जाता था, दीवानी खैरात में। एंड ये फिर किसके लिए यूज होता था? जैसे ऑर्फन्स एंड विडोज के लिए यूज होता है, उनको मेंटेन करने के लिए जकात लगता था। किस पे? मुस्लिम पे लगता था जकात जो टैक्स था। तो पीजेंट्स को कितना टैक्स देना पड़ता था? कभी कभी 1/3, कभी कभी 1/2 ऑफ द रेवेन्यू। तो टैक्स कभी 1/3 होता था, कभी 1/2 होता था। और भी बहुत सारे टैक्स लगते रहते थे छोटे मोटे, लेकिन हमें 4 ही इंपॉर्टेंट टैक्स पड़े। छोटे मोटे टैक्स कभी कोई लगाता था, कभी कोई हटाता था, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर टैक्सेस लगाते थे। और फ्रिक्वेंट फेमाइंस, बहुत ज़्यादा फेमाइंस आते थे, इसलिए पीजेंट्स को हैंड टू माउथ लेना पड़ता था। उनको बहुत ही बुरी एग्जिस्टेंस थी, फेमाइंस और टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगते थे। तो पीजेंट्स की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। दे हैड टू लिव हैंड टू माउथ। एंड यहाँ पे जो काफ़ी इंडस्ट्री फ्लरिश की, तो कौन कौन सी इंडस्ट्री इस टाइम फ्लरिश की? जैसे कॉटन इंडस्ट्री बनी इस टाइम, कॉटन, सिल्क इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करी थी इस टाइम। फिर रोड्स एंड सराइज को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके रखा जाता था। सराइज क्या बनाते थे? जैसे अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो एक टाइम नहीं कर सकते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी, तो होटल मेंटेन किए जाते थे। सराइज होती थी होटल। तो उससे ट्रेड काफ़ी बढ़ा, ग्रोथ काफ़ी बढ़ा, क्योंकि इन्होंने रोड्स अच्छी बनाई एंड सराइज बनाई तो ट्रेड अच्छा बना। सराइज थी डाकुओं के हमले से भी बचा के रखते थे। फिर कॉइन्स हमने देखे थे। तो एक तो था टंका, टंका एंड जीतल। तो जीतल जो था वो कॉपर कॉइन था एंड टंका था वो सिल्वर कॉइन था। तो टंका सिल्वर एंड जीतल कॉपर। से TA यहाँ पे A आ रहा है, तो टंका सिल्वर एंड जीतल कॉपर। एंड इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो इससे पहले जो थे हमारे राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके जहाँ कॉइन से वही चले थे। इल्तुतमिश ने नए कॉइन इंट्रोड्यूस किया, टंका सिल्वर एंड जीतल कॉपर। एंड एक सिल्वर टंका खिलजी के टाइम में 48 जीतल के बराबर था एंड तुगलक के टाइम पे 50 जीतल के बराबर था एक टंका। तो एक टंका कितने? 48 जीतल के बराबर था किसके टाइम? खिलजी के टाइम। एंड एक टंका 50 जीतल के बराबर था तुगलक के टाइम। फिर गोल्ड कॉइन को क्या बोलते थे? तो गोल्ड कॉइन को बोलते थे दिनार। तो गोल्ड कॉइन को बोलते थे दिनार। तो सिल्वर कॉइन को टंका, कॉपर कॉइन को जीतल एंड गोल्ड कॉइन को दिनार क्या होते थे? गोल्ड कॉइन। सोशल लाइफ कैसे थे? वो कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा बड़ा था। तो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम काफी बड़ा था। ब्राह्मण टॉप में थे। सती एंड पर्दा सिस्टम भी लेके आए। तो सती तो प्रेवलेंट थी, पर्दा सिस्टम ये कहाँ से आया? इस्लाम से पर्दा सिस्टम अपर क्लास वुमेन के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फिर इंटर मैरिज नहीं होती थी। जो डिफरेंट टाइप्स आई थी इस्लामिक ट्राइब, वो भी आपस में मैरिज नहीं करती थी, वो अपने ट्राइबल कल्चर को मेंटेन करी। जैसे
तुर्क्स, ईरानियंस, अफगान्स ये आपस में मैरिज नहीं करते थे। इंडियन मुस्लिम्स तो ये मुस्लिम्स आपस में मैरिज नहीं करते थे। फिर जो हिंदूज होते थे उनको बोलते थे जिम्मीज। जिम्मीज में प्रोटेक्टिव पीपल, जिम्मीज और धिम्मीज मीन्स प्रोटेक्टिव पीपल, और उन पर जबरदस्ती एक टैक्स इम्पोज किया जाता था, जजिया बोलते थे। तो जजिया देना पड़ता था हिंदूज को। एंड जजिया पहले कलेक्ट किया जाता था पार्ट ऑफ लैंड टैक्स, लैंड टैक्स के साथ ही कलेक्ट किया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने इसे सेपरेट कर दिया टैक्स रेवेन्यू से, एज ए सेक्रेट टैक्स लेने लगे किसको, जजिया को, फिरोज शाह तुगलक। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमने देखा कुतुब मीनार बनी, तो कुतुब उल इस्लामिक मॉस्क, कुतुब मीनार के पास मॉस्क बनी, क्या थी उसका नाम, कुतुब उल इस्लाम मॉस्क। तो कुतुब मीनार के पास बनी, ये बनाई 27 हिंदू एंड जैन टेम्पल को तोड़ के बनाई गई। एंड बिल्डिंग्स बनाई गई किसको तोड़ के, आर्च मिनारेट्स एंड डोम, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, पहले नहीं होती थी इंडिया में। आर्च मिनारेट, डोम साइट, इस्लामिक आर्किटेक्चर से। एंड जो ये यहाँ पे ये डेकोरेशन सिर्फ कैसे कर सकते, अरेबिक लैंग्वेज में काफ़ी चीज़ें लिखते थे। तो डेकोरेशन करते थे, कुछ भी बनाते थे अरेबिक लैंग्वेज में लिख देते थे, क्योंकि ये पिक्चर बनाना वर्जित है इस्लाम में। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने, गियासुद्दीन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता को जो उसको मार दिया था, गियासुद्दीन तुगलक की जो टॉम है, इन्होंने काफ़ी ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाई, इन्होंने गियासुद्दीन तुगलक की। तो इंडिया में फर्स्ट ट्रू आर्च मीन्स इस तरीके से आर्च बनता है। तो फर्स्ट ट्रू आर्च किसका है इंडिया में, तो बलबन का टोम, जो बलबन था उसकी टोम फर्स्ट ट्रू आर्च बोला जाता है। 1287 में फर्स्ट ट्रू आर्च किसकी थी, बलबन की थी। जो कुतुब जो मॉस है, जो है कुतुब मीनार है, वो जो अफगानिस्तान की मीनार तिजाम है, बिल्कुल अलग से खड़ी हुई है मीनार तिजाम, उसको कॉपी करके बनाई गई है। अफगानिस्तान उससे इंस्पायर है, जो इंडिया की जो कुतुब मीनार है। फिर यहाँ पे अलाई दरवाजा बनाया, ये फर्स्ट ट्रू डोम अगर इंडिया में बोला जाए तो फर्स्ट ट्रू डोम, तो ऐसे करके डोम बनाया जाता है। तो ये डोम जैसे अलाई दरवाजे के ऊपर डोम बनाया, अलाई दरवाजा, ये अलाई दरवाजे के ऊपर फर्स्ट ट्रू डोम बनाई है, अलाई दरवाजा, यहाँ पे दरवाजे। तो यहाँ पे अंदर जाके आप कुतुब मीनार देख सकते हो। तो फर्स्ट ट्रू डोम क्या है, अलाई दरवाजा। तो इंडिया में फर्स्ट ट्रू डोम कहाँ पे बना है, अलाई दरवाजा में। एंड फर्स्ट ट्रू आर्च कौन सी थी, बलबन की डोम थी। फिर म्यूजिक का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ इस टाइम, तो काफ़ी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डेवलप हुए सल्तनत पीरियड में। तो ये कौन से थे, सारंगी एंड रबाब। तो सारंगी एंड रबाब ये सल्तनत पीरियड के टाइम है, सारंगी एंड रबाब। फिर अमीर खुसरो, फिर आए अमीर खुसरो, ये आए 1252 to 1325। इन्होंने कई रागास क्रिएट किए। तो अमीर खुसरो ने क्या किया, कई रागास क्रिएट किए। उन्होंने नया फ्यूजन फॉर्म स्टार्ट किया एंड इसको बोलते थे कवालीज। तो नया फ्यूजन फॉर्म स्टार्ट किया, इसको बोलते थे कवालीज। एंड ये मिक्स था इंडियन और ईरानियन स्टाइल। तो कवाली में इंडियन प्लस ईरानियन मतलब पर्शियन स्टाइल थी। कवाली कौन लेके आया, अमीर खुसरो। फिर उन्होंने सितार इन्वेंट किए, सितार। एंड इन्होंने क्लासिकल वर्क स्टार्ट किया, ये था रंग दर्पण। उन्होंने क्लासिकल वर्क स्टार्ट किया, रंग दर्पण। एंड इन्होंने पर्शिया में ट्रांसलेट किया ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक। एंड इंडियन क्लासिक वर्कर पर्शियन में किसके रेन में ट्रांसलेट किया गया, फिरोज शाह तुगलक के रेन में। एंड एक राजा मान सिंह थे ग्वालियर के, राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर। तो ये काफ़ी ज़्यादा लवर थे, म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। राजा मान सिंह कहाँ के थे, ग्वालियर के। तो एक ग्रेट म्यूज़िक लवर थे। इन्होंने एक बुक लिखी है, इन्होंने खुद ही कंपोज किया है, मन कौतूहल। तो इन्होंने क्या कंपोज किया, मन कौतूहल, तो कंपोज किया राजा मान सिंह ने। तो काफ़ी सारंगी नवाब डेवलप हुए। अमीर खुसरो थे, इसने 1252 to 1325 तक अमीर खुसरो थे, काफ़ी रागास कंपोज किए। इन्होंने नया फ्यूज़न बनाया, तो नए फॉर्म ऑफ फ्यूज़न बनाया, ईरानियन और पर्शियन स्टाइल को मिला के इन्होंने कवाली स्टार्ट की। अमीर खुसरो ने सितार इन्वेंट किया, इन्होंने अमीर खुसरो ने सितार, कवाली एंड रागास डेवलप किए। फिर इन्होंने इंडियन क्लासिकल वर्क लिखा, रंग दर्पण। एंड इन्होंने रंग दर्पण लिखा नहीं, रंग दर्पण ट्रांसलेट हुआ था पर्शियन में फिरोज शाह तुगलक के टाइम। रंग दर्पण जो इंडियन क्लासिकल वर्क है, रंग दर्पण पर्शियन में ट्रांसलेट हुआ फिरोज शाह तुगलक के टाइम। तो राजा मान सिंह थे ग्वालियर के, काफ़ी म्यूजिक लवर थे, तो उन्होंने लिखा मन कौतूहल, इन्होंने खुद ही लिखा मन कौतूहल।
तो लिटरेचर की बात करें तो अमीर खुसरो ने काफ़ी चीज़ें लिखी हैं लिटरेचर में भी। तो अमीर खुसरो का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, एंड ये फेमस पर्शियन राइटर थे। ये फेमस पर्शियन में किस में लिखते थे? फेमस पर्शियन राइटर थे, एंड इनको बोलते हैं टूटी हिंद, मीन्स पैरट। पैरट की किताब थी, तो टूटी हिंद किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो। इन्होंने नई एक पोट्री, पर्शियन पोट्री की स्टाइल स्टार्ट की, इसे बोलते हैं शबक ए हिंद। शबक ए हिंद इंडियन स्टाइल पर्शियन पोट्री, इंडिया के स्टाइल की पर्शियन पोट्री स्टार्ट की, इसको बोलते हैं शबक ए हिंद। एंड इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के कंक्वेस्ट के बारे में बुक लिखी है। अलाउद्दीन, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी कंक्वेस्ट किए थे, तो उसके बारे में इन्होंने अमीर खुसरो लिखे खजाइन उल फतह है। एंड ये किसके टाइम से स्टार्ट हुए थे? ये स्टार्ट हुए बलबन के टाइम के, तो बलबन के टाइम से थे अमीर खुसरो। तो खजाइन उल फतह है, यानी किसके टाइम भी थे? फिर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम भी थे। एंड इन्होंने लिखी है खजाइन उल फतह है, किसके लिए? अलाउद्दीन खिलजी के जो भी उनके कंक्वेस्ट है उसके बारे में ये लिखी है इन्होंने खजाइन उल फतह है। फिर इन्होंने तुगलकनामा लिखी है। तुगलकनामा तुगलक के टाइम के भी थे। तुगलकनामा जितने भी तुगलक सुल्तान आए हैं, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, यासिर बिन तुगलक, उनके बारे में इन्होंने देखा कि तुगलकनामा किसके बारे में लिखी गई है अमीर खुसरो ने? ये गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कैसे राइज किए, कैसे राजा बने, इस बारे में लिखा हुआ है। तो गयासुद्दीन तुगलक को उसने मारा था इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो गयासुद्दीन तुगलक का राइज कैसे हुआ, इसके बारे में तुगलकनामा में लिखा हुआ है। और उन्होंने कुछ वर्सेस हिंदी बोली, खड़ी बोली में भी लिखे हैं। तो खड़ी बोली की शुरुआत कर दी है इन्होंने, ऐसा बोला जाता है, खड़ी बोली की शुरुआत कर दी। तो खड़ी बोली में भी कुछ वर्सेस लिखे हैं अमीर खुसरो ने। फिर तुगलक डायनेस्टी की हिस्ट्री किसने लिखी? तो बर्नी ने। बर्नी की राइटिंग से काफ़ी कुछ पता चलता है। तो बर्नी ने लिखी थी तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही, तो ये तुगलक जो भी डायनेस्टी थी उनके बारे में लिखा। तारीख फिरोज शाही में तुगलक डायनेस्टी की कौन कौन से राजा कब आए, क्या क्या किया, तो उसकी हिस्ट्री हमें बर्नी की किताब से मिलती है। फिर एक थे मिनाज उस सिराज। तो मिनाज उन सिराज ने लिखी है तबाकत ए नसारी। तो मिनाज उस सिराज लिखे तबाकत ए नसरी। जनरल हिस्ट्री लिखी है मुस्लिम डायनेस्टी की अप टू 1260 तक। तो 1260 तक मिनाज उन सिराज ने जनरल हिस्ट्री लिखी है मुस्लिम डायनेस्टी की अप टू 1260। फिर जिया नक्शबी ये फर्स्ट इन्होंने ट्रांसलेट किया था संस्कृत इनटू पर्शियन, और इन्होंने लिखी है टूटी नामा, बुक ऑफ पैरट। तो इन्होंने लिखी है टूटी नामा और बुक ऑफ पैरट, किसने? जिया नक्शबी। तो जिया नक्शबी ने लिखी है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट की थी जो संस्कृत स्टोरी थी टूटी नामा, बुक ऑफ पैरट टू संस्कृत। तो जिया नक्शबी ने संस्कृत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, संस्कृत बुक टूटी नामा और बुक ऑफ पैरट को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था जिया नक्शबी में। एंड कलहन ने इसी टाइम लिखी थी राज तरंगिनी। तो ये कश्मीर के राजाओं के इतिहास लिखा था कलहन ने, राज तरंगिनी। फिर चंद ये क्या थे? पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोइट थे। चंद बरदई ने लिखी थी पृथ्वीराज चौहान के लिए पृथ्वीराज रासो ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। चंद बरदई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो।